हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द सोखा एकेडमी में स्वागत करते हैं। चलिए हम आज आप लोग के लिए पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। इसमें एनसीईआरटी का हम लोग चैप्टर 2 पे बात कर रहे थे। हम लोग फिर से आप आगे बात करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ तक बात किए थे, है ना। आज हम लोग यहाँ से बात करते हैं। देखिए हमारी वैज्ञानिक परंपरा, जो हमारी वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक के द्वारा जो परंपरा है उस परंपरा को हम लोग देखते हैं। देखिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर वेदों में कृमि शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका जो कृमि है ना, कृमि का अर्थ होता है आपका क्या है ना, छोटा सूक्ष्म जीव होता है। समझिएगा, जो भारतीय हम लोग का ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है आपका वेद है। तो भारतीय जो धर्म ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आपका कृमि, जो हमारे जो सूक्ष्म जीव है, उसके बारे में चर्चा किया गया है कि जो हमारे सूक्ष्म जीव है वो कैसा है। ठीक है ना। तो इनमें से आपका है ना, इनमें दृश्य और दृश्य दोनों सम्मिलित है। इसमें देखिए जो सूक्ष्म जीव है ना, दृश्य जिसको हम लोग देख सकते हैं और दृश्य जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ये दोनों प्रकार के जो कृमि है, ये दोनों कृमि का बात हुआ है। तो कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में अनेक लाभकारी और हानिकारक प्रभावों का उल्लेख है। अर्थवेद में भी कृमि का उल्लेख मिलता है। जो हम लोग का धर्म ग्रंथ है अर्थवेद, वेद कितना 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ये चारों अर्थवेदों में से ध्यान से, जो 4 वेद है ना, चारों वेद में से अर्थवेद में कृमि का उल्लेख मिलता है। कृमि का मतलब क्या होता है? छोटा जीव, सूक्ष्म जीव, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खुली आंखों से नहीं भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कृमि है ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक आपका दृश्य और एक आपका क्या होता है, अदृश्य होता है। दृश्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं जिसको, और दृश्य को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि अपने आसपास ध्यानपूर्वक देखें तो आपको अपक्षयित होते पौधे और पात्रों से भंडारित अथवा उद्यान में गिरी पत्तियां दिखाई दे सकती है। कुछ समय पश्चात विघटित होकर लुप्त हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कभी आप बगीचा में गए होंगे, तो बगीचा में क्या होता है, पत्ते टूट करके गिरे होते हैं, तो और कुछ समय के बाद वो पत्ता क्या होता है, विघटित हो जाता है। मतलब क्या, उसका अपघटन होता है। अपघटन करने का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, जब वो पत्ता क्या होता है, O2 के संपर्क में आता है, और ध्यान दीजिएगा प्लस क्या होता है, पानी के संपर्क में आता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये टूट जाता है, विघटित हो जाता है ना, सड़ जाता है, गल जाता है। जब गल जाएगा, सड़ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलुप्त हो गया है। ठीक है ना। तो लुप्त हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्म जीव गिरी हुई पत्तियों के जटिल पदार्थों को पोषक से समृद्ध अपेक्षाकृत सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ये पत्ती नीचे गिरा, इस पत्ती पे क्या हुआ, O2 क्या हुआ, संपर्क में आया, और क्या यहाँ पे पानी के संपर्क में आया। जब ये पानी के संपर्क में आएगा, O2 के संपर्क में आएगा, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ पे सूक्ष्म जीव बैठना शुरू कर देगा। जैसे ही सूक्ष्म जीव बैठेगा, जो पत्ती के जटिल पदार्थ जो है, उसको क्या करेगा, धीरे धीरे वो अपना पोषक, अपने शरीर का पोषण प्रदान करना शुरू कर देगा। कौन? सूक्ष्म जीव। और धन जगह एक समय ऐसा आएगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा, सरल पदार्थ में बदल जाएगा वो पत्ती। इस प्रक्रिया, धन जगह, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विघटन का कहलाती है। धन जगह, ठीक है ना। जब कोई सूक्ष्म जीव, जब कोई सूक्ष्म जीव कोई जटिल पदार्थ को, या जटिल पदार्थ या कोई पत्ती को, है ना, सरल पदार्थों में बदल देती है, सरल पदार्थों में बदल देती। मान लीजिए कोई जटिल पदार्थ है, और इस पे क्या सूक्ष्म जीव लगा, और धीरे धीरे क्या किया, जो जटिल पदार्थ था उसको तोड़ करके एक सरल पदार्थ में बदल दिया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। और इसी को हम लोग विघटन, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपघटन कहेंगे, विघटन या अपघटन। देखिए ये पोषक तत्व मिट्टी में आपस चले जाते हैं एवं पौधे के उत्तम विकास में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। समझिएगा, जब ये पत्ती, जैसे कि पत्ती जो सड़ गया, गल गया, सूक्ष्मजीव की सहायता से टूट गया, विघटन हो गया पत्ती का, तो वो पत्ती कहाँ मिल जाएगा, आपका मिट्टी में मिल जाएगा। फिर वो क्या होगा, मिट्टी में जो पोषक तत्व मिला, वो मिट्टी के माध्यम से पुनः वह पौधों में ही चला जाएगा, पौधों के विकास में क्या करेगा, चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कि आपका जैसे कि गोबर सपोज सड़ा के गला करके कोई खाद बनाते हैं ना, जैविक खाद बनाते हैं,
जैविक खाद में क्या होता है, बहुत सारा आपका वहाँ पे पत्ती सब होता है, बहुत सारा गोबर होता है, वो सड़ता है, गलता है, उसमें सूक्ष्म जीव लगता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, अपघटित होता है गोबर, और अपघटित होने के बाद क्या करते हैं, एक खाद बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं। और ये जो जैविक खाद है ना, ये पौधों के लिए, पौधों के विकास के लिए, वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। मतलब कि जो सूक्ष्म जीव मृत जंतुओं के शरीर को विघटित करते हैं। कि जितना भी जो जंतु मर गया, उस जंतु का जो शरीर है, वो धीरे धीरे क्या करता है, उसको विघटित, उसको तोड़ना, अपघटन क्रिया करना क्या करता है, वो शुरू कर देता है। कौन? आपका सूक्ष्म जीव। तो अतः सूक्ष्म जीव अपशिष्ट को पूर्ण चक्रित करने और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को प्राकृतिक को वापस लौटाने में सहायता करता है। ध्यान दीजिएगा, जो सूक्ष्म जीव है ना, जैसे मान लीजिए कि ये पत्ती है, ये पत्ती अभी जब पेड़ पौधे में लगा होगा, पत्ती, ये पत्ती जब पेड़ पौधे में लगा है, तो ये क्या करेगा, अभी सही रहेगा। जैसे ही पत्ती टूट करके नीचे मिट्टी पे गिरेगा, इस पे क्या सूक्ष्म जीव लगेगा। जब ये सूक्ष्म जीव इस पे लगेगा, धीरे धीरे ये क्या होगा, इस पे ये विघटित हो जाएगा, मतलब क्या, टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे ये टूटेगा, जैसे ये विघटित होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हम लोग की मिट्टी है, मिट्टी में क्या मिलना शुरू हो जाएगा। और जब मिट्टी में मिलेगा, और यही जो मिट्टी में मिलेगा, जो पत्ती का जो पोषक तत्व कहाँ चल जाएगा, मिट्टी में चल जाएगा। और ये फिर मिट्टी के माध्यम से जो हम लोग के पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे में क्या होगा, चल जाएगा। और जब पेड़ पौधे में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, पेड़ पौधे का विकास होना शुरू हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, देखिए कि जो सूक्ष्म जीव है ना, तो सूक्ष्म जीव क्या कर रहा है ना, इसको बार बार क्या कर रहा है, चक्र घुमा रहा है। जैसे कि देखिए कि ये पेड़ पौधे जो है ना, ये पौधा है, तो ये पौधा से क्या हुआ, जो पोषक तत्व मिट्टी में आया, फिर ये क्या होगा, फिर ये पौधा में पहुंचा, फिर ये पौधा मान लीजिए कि फिर ये पत्ती टूट के नीचे गिरेगा, पत्ती टूट के फिर ये क्या करेगा, ये पोषक तत्व कहाँ होगा, मिट्टी में आएगा, फिर ये फिर ये पत्ती नीचे गिरेगा, फिर ये क्या होगा, पत्ती सरगल करके फिर मिट्टी में मिलेगा, फिर मिट्टी के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, पेड़ पौधा में पहुंचेगा। ये बार बार जो चक्र है ना, ये बार बार चक्र क्या घूम रहा है, किसके माध्यम से, सूक्ष्म जीव के माध्यम से। ठीक है, तो ये है ना, तो पेड़ पौधे किसके माध्यम से घूम रहा है, मिट्टी के माध्यम से क्या कर रही है, घूम रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए बोल रहा है, तो खाद का निर्माण इष्टतम तापमान और उचित नमी के स्तर पर हो जाता है। इसी को ध्यान जगह जब क्या करते हैं, कोई चीज को सूक्ष्म जीव क्या करेगा, सड़ा गला करके उसको क्या करे, मिट्टी में पोषक तत्वों को मिलाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, पूरा पूरा क्या होता है, वहाँ पे अच्छा से उसका क्या होता है, वृद्धि होता है। क्या यह रोचक नहीं है? अब तक आप समझ गए होंगे कि जीवाणु और कुछ कवक सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं जो हमारे जीवन के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये उपयोगी जीवाणु गोबर जैसे जंतु अपशिष्टों को भी विघटित कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोग गांव से में देखे होंगे कि पूरा कोई गोबर का बहुत ज़्यादा जमा रहता है गोबर, और वो गोबर क्या होता है, धीरे धीरे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो गोबर क्या होता है, किसी जब ये गोबर क्या होता है, सड़ जाता है, गल जाता है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग है ना, खेत में जा क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जब ये खेत में छोड़ते हैं, तो उस खेत का क्या होता है, जो पैदावार है, जो उत्पादन करने की क्षमता है, वो बढ़ जाता है। ये किसकी वजह से, आपका ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका यही जो आपका जैविक खाद है, इसी खाद की वजह से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक खाद भी बोलते हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सूक्ष्म जीव की वजह से हो रहा है। जो सूक्ष्म जीव क्या कर रहा है, जो गोबर है, उसको सड़ने गलने में क्या करता है, विघटित होने में हमें सहायता करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, और इस प्रकार के जो खाद है ना, तो ये है ना, परंतु ये अपशिष्ट को विघटित करने करके हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सूक्ष्म जीव है ना, तो ये क्या करते, जो जितना भी अपशिष्ट है उसको क्या करते हैं, विघटित, मतलब क्या, पुनः उसको तोड़ देते हैं खाद्य पदार्थ में, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं। जब इसका उपयोग कर लेंगे, तो जो हमारे पर्यावरण है उसको भी क्या करते हैं, स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। कौन? आपका सूक्ष्म जीव करते हैं। अब देखिए बोला गया है कि बायोगैस बायोगैस के स्रोत के रूप में सूक्ष्म जीव, ध्यान दीजिएगा, जीवाणु और कवक जैसे कई सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन रहित वातावरण में निवास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीवाणु और जो कवक है ना, जैसे कि ऑक्सीजन रहित
जो वातावरण है इसमें भी क्या करते हैं ये, है ना, जो निवास करते हैं इसी में ये निवास करते हैं, ऑक्सीजन जहाँ पे मौजूद है वहीं पे निवास करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ, है ना, इनमें से कुछ जीवाणु में पर्यावरण या घरेलू अपशिष्ट, जल में उपस्थित पादप और जंतु अपशिष्ट विघटित करने की क्षमता होती है। ध्यान दीजिएगा कि कुछ जीवाणु ऐसा है, कुछ जीवाणु ऐसा भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ जीवाणु ऐसा भी होते हैं जिसमें क्या होती है, जो, है ना, घरेलू अपशिष्ट जल में उपस्थित पादप, पादप मतलब जो घर में कुछ उपस्थित पादप है, पेड़ पौधा, कुछ अंश साग सब्जी हो गया, है ना, कुछ जंतु अपशिष्ट मतलब क्या, कुछ पेड़, जो जीव जंतु है उसका जो अपशिष्ट है उसको विघटित करने की क्या करता है, क्षमता रखता है, सराले कराने का। तो इस प्रक्रिया के समय वे गैसों के मिश्रण को निर्मुक्त करते हैं, जिसे बायोगैस कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जब सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो हमारे घर में कोई जल में उपस्थित कोई पादप है या जंतु अपशिष्ट को विघटित करने की क्षमता होती है, इस प्रक्रिया के समय वे गैसों के ऐसे मिश्रण को निर्मुक्त करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो जो सूक्ष्म जीव है ना या जीवाणु है, ये क्या करता है, जो हम लोग के जो घरेलू कुछ अपशिष्ट है उसको सड़ाने गलाने में, या जंतु कुछ अपशिष्ट है उसको विघटित तोड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और जब वो सहायता हो जाता है, टूट जाता है, तो उससे क्या होता है, एक गैस का निर्माण होता है, समझिएगा। और ये गैस क्या होता है, मिश्रण के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। जब ये मिश्रण के रूप में बाहर निकलेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बायोगैस कहेंगे। देखिए ये जो बायोगैस है ना, जो बायोगैस है ये क्या आपका CO2 तथा उच्च अनुपात में एक अन्य गैस मीथेन से मिलकर बनती है। समझिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या आपका उस तापमान पर एक अन्य गैस बनता है, एक अन्य गैस क्या आपका मीथेन है, H4 इसका फॉर्मूला होता है। समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है ना, एक क्या क्या आपका यहाँ पे एक कार्बन है और चार क्या है आपका हाइड्रोजन। जब एक कार्बन चार हाइड्रोजन आपस में मिलता है तो वो किसका निर्माण करता है, आपका मीथेन का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखिए ना, तो इस गैस का उपयोग खाना पकाने, तापमान, बिजली उत्पादन, यहाँ तक कि वाहन चलाने के लिए ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब देखिए कुछ वैज्ञानिक परिचय है। देखिए एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है, आनंद मोहन चक्रवर्ती। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणुओं का अध्ययन किया और वर्ष 1971 में उन्होंने एक विशेष जीवाणु विकसित किया जो तेल रिसाव को विघटित कर सकता था। समझिएगा, जो तेल रिसाव है ना, जो तेल बहता है उसको क्या करता है, ये तोड़ सकता था एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता कर सकता था। तो उनकी खोज 1890 में हुआ था, ठीक है। इस वैज्ञानिक को जो खोज है ना, जो आनंद मोहन चक्रवर्ती है, ये जो खोज किया था, इन्होंने एक जीवाणु का अध्ययन किया और 1971 में उन्होंने बताया कि जीवाणु विकसित किया, यानी एक जीवाणु विकसित किया जो तेल को रिसाव, जो तेल बहता है उसको विघटित, मैंने क्या उसको धन जगह उसको जो विघटित हो रहा है, जो टूट रहा है, उसको क्या कर सकता है, उसको विघटित कर सकता है एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में क्या सहायता कर सकता है। तो उनकी खोज को वर्ष 1980 में पेटेंट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, पेटेंट। तो पेटेंट पेटेंट किसी व्यक्ति को दिया गया एक कॉपीराइट है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना उसके आविष्कार की कोई नकल या उपयोग बिक्री ना कर सके, है ना। तो उनके तो उनके उनके शोध कार्य ने दिखाया कि प्रदूषण जैसे पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। धन जगह जो ये वैज्ञानिक है ना, इसका खोज यही दिखाया कि जो है ना, जो जो प्रदूषण को कम करने के लिए, जो पर्यावरण की समस्या हो रहा है इसको कम करने के लिए कैसे एक सूक्ष्म जीवाणु का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि तेल, मान लीजिए तेल का रिसाव हो रहा है, तो तेल के रिसाव को बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई चीज का यूज करेंगे, यहाँ पे किसी न किसी तरीके से इसका यूज करेंगे। ये क्या क्या एक जीवाणु क्या क्या यहाँ पे रखा, और ये जीवाणु क्या क्या इसको विघटित करके जो तेल का रिसाव हो रहा था इसको क्या कर दिया, इन्होंने बंद कर दिया। जब इन्होंने बंद कर दिया तो इससे क्या पता चला, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जीवाणु है ना, तो जीवाणु का उपयोग कर करके जो प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना, कोई कचरा कहीं फेंक देते हैं, तो वो कचरा क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो सड़ना गलना शुरू हो जाता है। जब वो सड़ता है गलता है, वो किसकी वजह से, सूक्ष्म जीव की वजह से। अगर वो नहीं सड़ेगा नहीं गलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जो पर्यावरण है उसमें क्या होगा, फैलेगा, और फैलने के बाद क्या होगा, जो हमारे पर्यावरण है उसको क्या करेगा, दूषित कर देगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो जो जो सूक्ष्म जीव है ना, ये क्या करता है, जो हम लोग का पर्यावरण है उसको भी क्या करता है, स्वच्छ रखने में सहायता करता है। अब उन्हें उन्हें वैज्ञानिक में
उनके योगदान और सूक्ष्मजीवों के उपयोग द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए स्मरण किया जाता है और सूक्ष्मजीवों की सहायता और कौन समस्या का समाधान किया जा सकता है। बोल रहे ध्यान दीजिएगा, जो वैज्ञानिक थे आनंद मोहन चक्रवर्ती, इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्मजीव की सहायता से इन्होंने क्या किया, पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए एक एक कार्य किया और उसी से क्या किया उन्होंने, पर्यावरण सूक्ष्मजीव की सहायता से पर्यावरण का क्या किया उन्होंने, सुरक्षित किया। अब देखिए सूक्ष्मजीव और भोजन, देखिए कि बोल रहा है कि कटोरा का, है ना, कटोरा में गुत्था हुआ आटा लिया, कटोरा खूब में क्या हुआ, गुत्था हुआ आटा लिया। खमीर और चीनी गर्म पानी के पश्चात आटे का आयतन में परिवर्तन। इसको समझाने की है प्रैक्टिकल, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि खमीर एक प्रकार का क्या सूक्ष्म जीव है। यह सूक्ष्म जीवों को उस वर्ग का सदस्य है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कमीर, कवक कहते हैं। क्या कहा जाता है, कवक। कभी कभी आप लोग रोटी है ना, रोटी पर आप है ना फुंदी टाइप का देखे होंगे, पूरा लग लग जाते हैं कभी कभी, तो वही क्या आपका कवक है। क्या था, कवक। ध्यान दीजिएगा, खमीर भी एक प्रकार क्या है आपका सूक्ष्म जीव है, या सूक्ष्म जीवों के उस वर्ग का सदस्य है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। खमीर, खमीर को इंग्लिश में ही क्या कहते हैं हम लोग, ईस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट क्या आपका एक फुफुंदी टाइप फुफुंदी है, और ध्यान दीजिएगा ये भी क्या आपका एक सूक्ष्म जीव के वर्ग का है, और जो सूक्ष्म जीव के वर्ग का है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। कवक आपका जो दिनाई खाज खुजली, ये भी क्या आपका कवक कवक है। जो किसी का बाल झड़ता है वो भी क्या आपका कवक है। उसके कारण क्या होता है, उसका जो बाल होते हैं, उसका जो जड़ होता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। क्योंकि आपने ना कक्षा 7 के अध्याय में जंतु में जैव प्रक्रम में समझा होगा कि अन्य जीवों की भांति खमीर का भी शोषण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो जैसे कवक है ना, कवक जो है ना, कवक जो है ये भी क्या सूक्ष्म जीव है, और खमीर भी क्या सूक्ष्म जीव है। ये भी क्या करता है, शोषण करता है एवं भोजन को विघटित करके अपनी वृद्धि और जैव प्रक्रमों के निर्वहन के लिए ऊर्जा मुक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या करता है, भोजन को तोड़ते हैं। विघटित मतलब क्या, तोड़ना। भोजन क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद क्या करता है, जो अपना शरीर है उसको क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और ये है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में क्या है, ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड है ना निर्मुक्त होती है। ध्यान दीजिएगा, जब ये क्या करता है, कोई भोजन को तोड़ता है, तोड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलते हैं, जिससे बुलबुले बनते हैं, और जो आटे को गर्म और फुला हुआ बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग जो आटा से रोटी बनाते हैं तो कैसे रोटी फूल जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो सूक्ष्म जीव है ना, ये क्या करता है ना, जो आटा है ना उसमें कुछ ना कुछ क्या करता है, क्रिया करता है। जब वो क्रिया करता है तो वो क्या होता है, विघटित होता है। विघटित होने के बाद क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या करता है, ऊर्जा निकालता है बहुत अधिक मात्रा में। जब ये ऊर्जा निकालता है तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है, बुलबुले बनते हैं, और जो आटों को नरम और फुला हुआ बनाते हैं बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसी प्रक्रिया में क्या होता है, जो आटा है ना, आटा से क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है, और आटे को नरम बनाता है, और क्या होता है, फुला हुआ बनता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया के दौरान खमीर थोड़ी मात्रा में एल्कोहल भी उत्पन्न करते हैं, जिससे आटे से थोड़ी अलग गंध आती है। खमीर के इस अवशेष गुण को हम उपयोग पनौटी, ब्रेड, केक इत्यादि बनाने में किया जाता है। यहाँ जो खमीर है ना, तो खमीर क्या करता है, जो है ना, खमीर क्या करता है, जो है ना, ये विघटित करता है, और विघटित करने के बाद क्या करता है, जो अपना जो जैव प्रक्रम है, जो जैविक जो जीव है उसमें क्या करता है, वृद्धि करता है, और वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर करते हैं। और जो ऊर्जा बाहर करते हैं ना, वो ऊर्जा क्या आपका, है ना, इसी जो ऊर्जा बाहर करते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, अधिक मात्रा में बाहर करते हैं, जिससे बुलबुले बनते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा अधिक मात्रा में बाहर करते हैं, वहाँ क्या बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, जो आटे को नरम और क्या बनते हैं, फुला हुआ बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान खमीर थोड़ी मात्रा में एल्कोहल भी उत्पन्न करता है। जो खमीर है ना, जो ईस्ट है, ये क्या करता है, आपका एल्कोहल, दारू शराब बनाने में खमीर का उपयोग किया जाता है, जिससे आटे थोड़ी सी अलग गंध आती है। और खमीर के विशेष गुण का उपयोग परोटी, जो ब्रेड परोटी सब आप लोग खाते हैं, ब्रेड हो गया, केक हो गया, इस सब में आपका खमीर का उपयोग किया जाता है। खमीर के अलावा, अतिरिक्त मतलब के अलावा, खमीर के अलावा कुछ जीवाणु, जैसे जैसे लैक्टोबैसिलस जैसे लैक्टोबैसिलस तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को दूध से दही बनाने में मदद करता है हम लोग का। दूध से दही बनाने में लैक्टोबे
लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है, मदद करता है इडली बनाने में, डोसा बनाने के लिए, घोल और भटूरे बनाने के लिए, गूथे हुए आटे के किण्वन में सहायता करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आटा है ना, कभी कभी क्या करता है, आटा गूथ करके कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर के लिए छोड़ने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ना वहाँ पे क्या होता है कि है ना, कुछ जैसे ही छोड़ते हैं ना, उसमें क्या होता है, आपका सूक्ष्म जीव पनपना शुरू हो जाता है, और सूक्ष्म क्या करता है, वो धीरे 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 क्या करता है, आटा क्या करता है, मुलायम बनाता है, नरम बनाता है, और वही जब रोटी बनता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे फूल जाता है। अभी की वही जो है ना, यहाँ पे अनुमान बताया गया है कैसे क्या लिखना है, उसके बारे में दिया हुआ है। चलिए हम लोग अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है ना आपका, ये लोबिया के पौधे के मूल, मूल मतलब क्या, जड़, ये आपका जड़ है। ठीक है, थोड़ी मत देखिए ये जड़ है। देखिए पेड़ पौधे में जड़ दो तरह के होते हैं, ये आपका है ना, यहाँ से ऊपर वाला भाग, इसके ऊपर डिटेल कर देते हैं। देखिए देखिए ये पेड़ पौधा है, ये पौधा है, इस पौधे की जो यहाँ वाला जड़ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक जड़ बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्राथमिक जड़, प्राथमिक जड़। और जड़ को ही हिंदी है ना, आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मूल लिखा हुआ, इसको बोलते हैं प्राथमिक जड़। और इसको जो नीचे वाला जड़ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, द्वितीयक जड़ बोलते हैं, द्वितीयक जड़, द्वितीयक जड़। ध्यान दीजिएगा, और इस वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, तना बोलेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, देखिए है ना, ये जो पत्ती है ना, ये जो पत्ती यहाँ से निकल रहा है, इस वाला भाग जो पत्ती निकल रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, नोड बोलेंगे, नोड बोलेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, पर्व कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए एक यहाँ नोड है, एक यहाँ नोड है, एक मान लीजिए ये नोड है, एक ये नोड, एक ये नोड। ये दोनों नोड के बीच का जो जगह है ना, ये जो बीच का जगह, ये जो बीच वाला जगह है, इस वाला जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि जहाँ से कोई पौधा का पत्ती निकलेगा, देखिए जहाँ से कोई पौधा का पत्ती निकलेगा, यहाँ से पौधा का पत्ती निकल रहा है, यहाँ से है ना, जहाँ से कोई पौधा का पत्ती निकलेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, नोड बोलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जहाँ से देखिए ना, ये एक ये नोड हुआ, एक ये नोड हुआ, ये दोनों नोड के बीच में एक जगह है ना, इसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और पौधा का जो ऊपर वाला सबसे बड़ा भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, शाखा कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांचेज कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो पौधा है ना, ये आपका पौधा लोबिया के पौधे की मूल ग्रंथियां, जिनमें राइबोजियम, राइजोबियम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ना, बहुत से जितना भी दलहनी पौधे हैं, जितना भी क्या दलहनी पौधे हैं, और जैसे यहाँ पे एक और पौधा का नाम ये है लोबिया पौधा। ध्यान दीजिएगा, दलहनी पौधा और जो लोबिया पौधा है, इस पौधे के जड़ में आपका है ना, एक जीवाणु पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, राइजोबियम जीवाणु है। ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, तो वायुमंडल से क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मतलब क्या, वायुमंडल से क्या करता है, नाइट्रोजन को मिट्टी में लेता है, और फिर क्या करता है, वो मिट्टी के माध्यम से जो नाइट्रोजन है, वो पेड़ पौधे में क्या करते हैं, पहुँचते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी बोलते हैं। तो बोला गया यहाँ पे कि आप है ना, देखिए कि जब दूध से दही बनता है, तो कुछ घंटों के बाद दूध है ना, दही में परिवर्तित हो जाता है, एवं थोड़ा सा खट्टा हो गया है। जैसे कि दूध से दही बनता है तो खट्टा हो जाता है, क्यों, धन जगह वहाँ पर क्या करता है, जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ना, धन जगह, तो दही में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं, उनमें से लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस है। तो यह जीवाणु दूध में विद्यमान शकरा लैक्टोज से भोजन प्राप्त करता है, एवं गुणन करता है। गुणन मतलब कि अपना संख्या में वृद्धि करता है, एवं दूध को किण्वित करके दही बनाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो है ना, जो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, यह दूध है ना, यह जीवाणु दूध में विद्यमान शकरा, शकरा मतलब क्या, जो उसमें ग्लूकोज की मात्रा है, शकरा लैक्टोज की मात्रा है, उससे क्या करता है, वो भोजन प्राप्त करता है। कौन, जीवाणु, जब वो भोजन प्राप्त करता है, तो ये क्या करता है, अपने शरीर में क्या करता है, वृद्धि करता है। जैसे ही अपने शरीर में वृद्धि करता है, ध्यान दीजिएगा, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, दूध को किण्वित करके, मतलब दूध को वो तोड़ करके है ना, वो क्या करते हैं, दही बनाना शुरू कर देता है। ध्यान दीजिएगा, ये जीवाणु है ना, ये ये जीवाणु जैसे कि एल्कोहल, ये जीवाणु एल्कोहल जैसे खमीर बनाने, है ना, ये जीवाणु एल्कोहल खमीर बनाने की अपेक्षा लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा,
ये जो जीवाणु जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ना, ये क्या बनाते हैं, खमीर में बना के क्या बनाते हैं, लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जो दही को खट्टा कर देते हैं। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दही क्या होता है, खट्टा होता है। और धन जगह जब दूध से दही बनता है ना, ये भी क्या होता है आपका, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही दूध से क्या बनता है, दही बनता है। और जो दही खट्टा लगता है, ये आपका लैक्टिक अम्ल के कारण दही क्या होता है, खट्टा लगता है। ये जीवाणु गर्म स्थितियों में अच्छी तरह पनपते हैं। देखते हैं कभी-कभी दूध क्या होता है ना, जब दूध से दही बनाया जाता है तो उस टाइम क्या होता है, दूध को हल्का-सा गर्म रखा जाता है। क्यों? ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही ये जीवाणु जैसे कि दूसरा दही क्या करते हैं, उसला दूध में डालते हैं ना, जैसे डालते हैं तो वो जीवाणु क्या करता है, वहाँ पे दूध में पहुँच करके वो अपना किण्वन करना शुरू कर देता है। जैसे वो किण्वन करना शुरू करता है, ध्यान दीजिएगा तो वो है ना, ये क्या करता है, गर्म दूध में क्या होता है ना, हल्का शुष्कम दूध में क्या करता है, जीवाणु ये फैलता है। जब अपना शरीर में क्या करता है, वृद्धि करता है, तो वहाँ पर क्या होता है, दूध जो दही पनपना क्या होता है, दही पनपना शुरू हो जाता है। अतः अतः क्या होता है, दही बनता है। क्योंकि हम सूक्ष्म जीव को हम सूक्ष्म जीव को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का अंतर्गत क्या आएगा आपका, अमीबा आएगा, पेरामीशियम आएगा, पेरामीशियम, अमीबा, पेरामीशियम, यूगलिना, 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 क्लेमाइडोमोनास, ये सभी क्या आता है आपका, है ना, प्रोटोजोआ का अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब कवक, कवक कवक श्रेणी का है, जीवाणु, कुछ सवाल आदि आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीवाणु जैसे कि राइजोबियम, तो राइजोबियम के जीवाणु क्या होता है, जितना भी फलीदार पौधे हैं, फलीदार पौधों की जड़ में ये पाया जाता है। कौन आपका, राइजोबियम। और जितना भी दाल वाले पौधे हैं उसके जड़ में भी क्या ये पाया जाता है। और ये क्या करता है ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मतलब क्या, जो वायुमंडल है, वायुमंडल से क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और मिट्टी में लेते हैं, और फिर मिट्टी के माध्यम से जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधे तक क्या होते हैं, पहुँचते हैं। अगर कि कुछ फलीदार पौधे जैसे सेम, मटर, मसूर की जड़ों में मूल ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथियां होती है, मूल ग्रंथि। जितना भी फलीदार है पौधे हैं, जैसे सेम हो गया, मटर हो गया, मसूर का जो मसूर का दाग होता है उसका हो गया, ये सब के जड़ में आपका कहते हैं मूल ग्रंथि पाई जाती है ना। मूल मतलब क्या, रूट ग्लैंड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रूट ग्लैंड्स, रूट ग्लैंड्स। देखिए है ना, रूट मतलब क्या, मूल मतलब क्या, जड़, जड़ ग्रंथि पाई जाती है। समझिएगा, जितना भी फलीदार पौधे हैं उस फलीदार पौधे के, है ना, फलीदार में क्या पाया जाता है, मूल ग्रंथि मतलब क्या, रूट ग्लैंड, रूट सॉरी रूट ग्लैंड्स पाया जाता है, जड़ ग्रंथियां पाई जाती है ना। इनमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं। और जो है ना, जो ये जड़ ग्रंथियां होती है ना, इसमें क्या होते हैं, राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं एवं एवं उसे पौधे के लिए उपयोगी बनाते हैं। समझिएगा, देखिए जितना भी ये है ना, जो मूल ग्रंथियां है, ये ग्रंथियां क्या करती है, जो राइजोबियम जीवाणु है ना, इनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है मूल ग्रंथियां में, मूल जड़ में, है ना। जो जड़ है ना, जड़ ग्रंथि में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु जो वायु है ना, वायु से क्या करता है, नाइट्रोजन को अवशोषित करता है, अवशोषित करके क्या करता है, उसको मिट्टी में मिलाता है, फिर मिट्टी के में मिलता है, फिर पानी के माध्यम से ये नाइट्रोजन है ना पेड़ पौधे तक पहुंच जाता है एवं उसे पौधों के लिए क्या उपयोगी बनाते हैं। इससे पौधों को रासायनिक उर्वरक के बिना उत्कृष्ट रूप से वृद्धि करने में सहायता मिलती है। और अतः किसान अन्य फसलों के साथ साथ चक्रण में फलीदार फसलें भी उगाते हैं। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है एवं फसल की क्या होती है, मृदा स्वस्थ भी रहते हैं। धन जगह कभी कभी देखे होंगे आप लोग कि खेत सब में क्या होता है ना, खेत में क्या होता है, कभी कभी है ना, बीच बीच में मकई में कुछ मटर लगा देते हैं, कुछ ना कुछ दे देते हैं। वो किसके कारण, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ऐसा करते हैं। देखिए, अब क्या, जल में उपस्थित सूक्ष्म सहायक। देखिए, सूक्ष्म शैवाल, सूक्ष्मदर्शी पौधे जैसे जीव होते हैं जो जल, मृदा, वायु, यहाँ तक कि कुछ वृक्षों में भी रहते हैं। रहते हैं, ठीक है, सॉरी। देखिए, ऐसा करते समय
ये ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं और पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन आपूर्ति को आधे से अधिक उत्पन्न करते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। कई जलीय जीवों में के लिए भोजन का स्रोत है। जैसे सूक्ष्म शैवाल, जैसे आपका है ना एस्पै एस्पेरुलाइना कोलेरा शैवाल है। डेटम मनुष्य द्वारा स्वास्थ्य पूरक और दवाओं के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ये डेटम शैवाल है ना, इस शैवाल का आपका कोलेरा शैवाल का इसका उपयोग है ना आपका दवा के रूप में करते हैं मनुष्य सब। तो सूक्ष्म शैवाल है ना, सूक्ष्म शैवाल जल को स्वच्छ करने में क्या करता है, सहायता करता है एवं जैव ईंधन बनाने में क्या करता है, उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना भी छोटे छोटे शैवाल है, ये शैवाल हम लोग क्या करते हैं, जल को स्वच्छ करने में सहायता करता है। और जो जैव ईंधन होता है, मतलब कि जो जैव ईंधन मतलब कि जो है ना, जो जलावन है ना, जो लकड़ी से होता है, उस समय क्या ये यूज करता है। जैसे कोयला होता है ना, उसी तरह ये भी जैव ईंधन होता है। और देखिए कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल परिवर्तन, पर्यावरण को नष्ट करने हेतु सूक्ष्म सूक्ष्म शैवालों की विविधता प्रचुरता संकट में ही है। पर्यावरण की रक्षा और पृथ्वी पर ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखने के लिए सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करना क्या बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पूरा पूरा जो है ना, पूरा लाइन से ये सब पता चलता है कि सूक्ष्म जीव है ना, हमें क्या करते हैं, इससे हम लोग जैव ईंधन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैव ईंधन मतलब क्या, जो जीव जंतु है ना, उससे क्या करते हैं, अपना शरीर को एनर्जी भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और जो जलवायु परिवर्तन है, जो आपका पर्यावासों को नष्ट होने के सूक्ष्म जीव जो शैवाल की विविधता में प्रचुर संकट है। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो सूक्ष्म शैवाल सब है ना, ये सब क्या धीरे धीरे नष्ट हो रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, और जब ये नष्ट हो जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा, जब ये सब नष्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा, जो पर्यावरण को जो रक्षा कर रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखा है ना, तो इन सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करना भी क्या है, जरूरी है। अगर ये सूक्ष्म जीव खत्म हो जाएगा, ये सब कंडीशन क्या होगा, जो पर्यावरण स्वच्छ है, ऑक्सीजन का जो आपूर्ति हो रहा है, ये सब क्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जो जब ये खत्म हो जाएगा, पृथ्वी पे जितना भी जीव जंतु वो क्या जीवित नहीं रह पाएंगे। बस ये चैप्टर खत्म है, आज इसको कंप्लीट करिए देते हैं। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है ना, जो कोशिका है ना, ये कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों माना जाता है। जो कोशिका है, तो कोशिका के जीवन की क्या माना जाता है, मूल इकाई इकाई माना जाता है। मूल इकाई कहने का मतलब क्या, समझिएगा, जब बहुत सारा कोशिका मिला, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात भी किए थे, जब बहुत सारा कोशिका मिलता है तो किसका निर्माण करता है, ऊतक का। और जब बहुत सारा ऊतक मिलता है तो किसका निर्माण करता है, अंग का। जब बहुत सारा अंग मिलता है तो किसका निर्माण करता है, अंग तंत्र का। और जब बहुत सारा अंग तंत्र मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा, शरीर का निर्माण करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों माना जाता है, इसीलिए कोशिका जीवन की मूल इकाई माना जाता है, क्योंकि बहुत सारा कोशिका मिलकर ऊतक, ऊतक से क्या अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या शरीर का निर्माण होता है। मतलब क्या, जो कोशिका है ना, तो कोशिका ही क्या करता है, जो हम लोग के शरीर का अंग, अंग तंत्र, इस सब का क्या करता है, निर्माण करता है। और उसी से हम लोग के क्या बनता है, शरीर बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सजीवों का शरीर छोटे छोटे खंडों से बना होता है, जिन्हें है ना कोशिकाएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना भी सजीव है, जितना भी जीव जंतु है पृथ्वी पर, सभी का शरीर छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे जीव से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, जब बहुत सारा छोटे छोटे जीव सूक्ष्म जीव मिलता है आपस में, तो वो किसका निर्माण करेगा, कोशिका का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, जब बहुत सारा छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आपस में मिलता है तो वो कोशिका का निर्माण करता है ना। देखिए, एक कोशिका एक कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं जो जीवों को विभिन्न कार्य करने में सहायता करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कोशिका है ना, तो कोशिका में विभिन्न तरह के घटक, घटक मतलब क्या, विभिन्न तरह के पदार्थ कोशिका में पाए जाते हैं, जो जीवों को विभिन्न कार्य करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, है ना। जैसे कि आपका पौधे, तो सभी पौधों एवं जंतुओं में अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना भी जीव जंतु है ना, जितना भी पेड़ पौधे हैं, जितना भी जीव जंतु है, ये सब का शरीर है ना, एक कोशिका से नहीं, बहुत सारे कोशिका, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब जीवों का शरीर या पेड़ पौधे का शरीर बहुत सारे कोशिका से मिला होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब है ना, देखिए, जब कोई जीव का शरीर या कोई पौधे का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। जब बहुत सारा कोशिका से मिला होगा या अनेक कोशिका से मिलकर बना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। देखिए ना, जो बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं व्यक्ति रूप से विशिष्ट कार्य करती है, परंतु उत्तरजीविता
की संभावना बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर क्या करते हैं, सहयोग भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव में जो कोशिका है ना, वो क्या करते हैं, एक विशिष्ट तरह के कार्य करते हैं। जब तक हम लोग के शरीर में कोशिका कोई कार्य नहीं करेगा, तब तक हम लोग के शरीर में वृद्धि नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए है ना, जो जितना भी शरीर में जितना भी चीज हो रहा है, ये सब चीज किसकी वजह से हो रहा है, कोशिका की वजह से हो रहा है। अगर कोशिका शरीर में सही से अगर कार्य नहीं करेगा, तो हम लोग के शरीर में क्या होगा, नहीं सही से हम लोग क्या होगा, नहीं सही से हम लोग शरीर वृद्धि नहीं कर पाएगा। जैसे आपका है ना, जो कोशिका, जैसे कोशिका के अंदर एक आपका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिएगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, समझिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जैसे हम भोजन करते हैं, ये भोजन क्या होता है, ग्लूकोज, ये पहुंचता है कहाँ आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। तो यहाँ पे क्या आपका O2 मौजूद है, और ग्लूकोज प्लस क्या करता है, यहाँ पे ग्लूकोज जब क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ये टूटता है। ये टूटने के बाद क्या करता है, CO2 बनाता है, और क्या बनाता है आपका, H2O बनाता है। और ध्यान दीजिएगा, और अधिक मात्रा में क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, इसके ना हम लोग की कोशिका है, कोशिका में क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है ना, जो हम खाना खाते हैं, तो ग्लूकोज क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन से मिलता है, और ये टूटता है ग्लूकोज, और टूटने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हम लोग के शरीर से बाहर निकल जाता है, और जल बनता है, और क्या बहुत मात्रा में ऊर्जा बनता है। और ये कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ केवल एक कोशिका के बने होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस जीव का शरीर एक कोशिका का बना होगा, जिस जीव का शरीर किसका बना होगा, एक कोशिका के बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जितना भी प्रोटोजोआ वर्ग का है, जैसे आपका पैरामेसियम हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास, ये सब जितना भी चीज है ना, ये सब चीज क्या आपका एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और प्रोटोजोआ जो एक वर्ग है, और इस वर्ग के जितना भी जीव आएगा, सब क्या आपका एक कोशिकीय जीव होगा, है ना। तो देखिए, अपने उत्तरजीविता के लिए आवश्यक कार्य एक ही कोशिका में संपन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का जीव क्या, जो भी उसका कार्य होगा ना, एक कोशिका में ही संपन्न हो जाएगा, अलग कोशिका से उसको जरूरत नहीं है। अभी कि अन्य सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल और कवक एक अथवा अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कवक है ना और शैवाल है ना, कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, है ना। उदाहरण के लिए आपका आपको दिया हुआ है कि ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, जबकि फफूंदी एक बहुकोशिकीय कवक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए है ना, जो ईस्ट भी एक प्रकार क्या आपका कवक ही है, फंगी है, फंगस है, और फफूंदी भी क्या एक प्रकार क्या आपका, है ना, कवक ही है, लेकिन है ना, ध्यान दीजिएगा, देखिए जो कवक है ना, जो आपका ईस्ट जो है ना, ये क्या आपका एक कोशिकीय कवक है। जो ईस्ट है, यह क्या आपका एक कोशिकीय कवक है। जो आपका फफूंदी है, ये क्या आपका बहुकोशिकीय कवक है। देखिए दोनों कवक के सैनिक है, लेकिन है ना, एक आपका क्या ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, और जो फफूंदी वो क्या आपका बहुकोशिकीय कवक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि जीवाणु कोशिका, इसमें केंद्राकाव क्षेत्र पाया जाता है। देखिए फ्रेंड, हम बात कर रहे थे कि जो आपका जिस जीव का शरीर एक कोशिका से बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो देखिए, ये अपने उत्तरजीविता के लिए सभी आवश्यक कार्य एक ही कोशिका में संपन्न करते हैं। समझगा, देखिए ये भी जितना भी अपने शरीर का कार्य करते हैं, वो एक ही कोशिका में क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। तो अन्य सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल, कवक एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। जब शैवाल और कवक एक से अधिक कोशिकाओं से बने होंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। तो उदाहरण के लिए ईस्ट एक कोशिकीय कवक घटक है, जबकि फफूंदी क्या आपका बहुकोशिकीय कवक है। देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं कि जंतु और पादप कोशिकाओं की भांति सूक्ष्म जीव की कोशिकाएं भी एक झिल्ली से घिरी होती है। ध्यान दीजिएगा, जो जंतु और पादप कोशिका की भांति जो सूक्ष्म जीव की कोशिकाएं हैं, ये भी क्या होती है, एक कोशिका है ना, एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। देखिए, ये कोशिका होता है, और इसका ये क्या इसका केंद्रक होता है कोशिका का, ये हो गया केंद्रक। और इसका जो बाहरी झिल्ली है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ना समझिएगा, लेकिन आपका जो सूक्ष्म जीव है ना, उस सूक्ष्म जीव क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, जो है ना, जो आपका एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें क्या होता है, आपका केंद्रक नहीं होता है, लेकिन है ना, और इसमें क्या होता है, आपका कोशिका झिल्ली पाया जाता है। सूक्ष्म जीव में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जिस प्रकार जंतु और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म जीव में भी क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। देखिए, जो है ना, कवक की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अलावा है ना, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है।
ध्यान दीजिएगा, जो कवक है ना, तो कवक क्या होता है, कवक का जो जो कोशिका, ये बाहरी लेयर क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, और अंदर का लेयर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। ये आपका है कोशिका भित्ति होता है, भित्ति होता है, और ये वाला लेयर क्या होता है आपका, कोशिका झिल्ली होता है, झिल्ली होता है। ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो कवक है ना, कवक, जो कवक का कोशिका भित्ति है, ये आपका है ना काइटिन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, जटिल होता है ना। परंतु ये है ना, परंतु उनमें, परंतु जो है कवक में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कवक में क्या होता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है ना। वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, है ना। देखिए आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, देखिए जो, देखिए कवक, और समझिएगा, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल, ये आपका दोनों है ना लाइकेन, लाइकेन, लाइकेन के पौधा में पाया जाता है। समझिएगा, कवक और शैवाल जो है ना लाइकेन के पौधा में पाया जाता है। देखिए जो है ना, जो कवक है ना, कवक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन क्या करते नहीं बनाते। समझिएगा, जो कवक है ना, कवक क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते हैं, लेकिन शैवाल क्या करते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। समझिएगा, जो शैवाल है ना, शैवाल क्या करता है, कवक को भोजन प्रदान करता है। समझिएगा, जो शैवाल है ना, शैवाल क्या करता है, कवक को भोजन प्रदान करता है, और जो कवक है ना, शैवाल को रहने के लिए क्या करता है, घर देता है या आवास देता है। समझिएगा, ये दोनों मिलकर क्या करता है, ये लाइकन में ये क्रिया करता है। समझिएगा, तो कवक और जो शैवाल है ना, ये लाइकन का निर्माण करता है। तो शैवाल क्या करता है, जो ये शैवाल है, ये कवक क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। कवक को क्या प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है, और जो कवक है ना, इस शैवाल क्या करता है, रहने के लिए स्थान देता है। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि कवक और जो शैवाल है, कवक और जो शैवाल है ना, कवक और शैवाल सहजीवी संबंध भी दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। सहजीवी कहने का मतलब क्या, जो शैवाल है ना, शैवाल क्या करता है, कवक को भोजन देता है, और कवक क्या करता है, इसको घर देता है रहने के लिए। तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का सहायता करता है। जब दोनों दूसरे का सहायता करेगा तो इसको हम लोग क्या कहें, सहजीवी कहें। और ध्यान दीजिएगा, और कवक और शैवाल दोनों मिलकर किसका निर्माण करेगा, कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करेगा। तो ये है ना, वही बोला गया है कि कवक में क्या होता है, प्रकाश हरित लवक नहीं होगा। जब हरित लवक नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा, तो अपना भोजन भी नहीं बना पाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो जीवाणु में एक सुस्पष्ट केंद्रक और केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है। जो जीवाणु है, तो जीवाणु में क्या होता है आपका, है ना, सुस्पष्ट मतलब क्या, ना इसमें केंद्रक झिल्ली होगा, ना इसमें केंद्रक होगा, ना इसमें क्या केंद्रक झिल्ली होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। उसके स्थान पर उनमें क्या होता है, केंद्रक काव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो जीवाणु है ना, तो जीवाणु में क्या होते हैं, केंद्रक काव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें केंद्रक नहीं होते, इसमें क्या होता है, केंद्रक काव होते हैं, है ना। जिसको हम लोग, ये क्वेश्चन आपका है ना बिहार दरोगा जो आपकी बार 2025 में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो है ना पूछा हुआ था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वहाँ था। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ध्यान दीजिएगा, देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये क्वेश्चन था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, आपका केंद्रक नहीं पाया जाता, ना ही केंद्रक झिल्ली पाया जाता है ना, नहीं आपका केंद्रक पाया जाएगा, ना ही केंद्रक झिल्ली झिल्ली पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक नहीं, केंद्रक पाया जाता, नहीं केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक काफ पाया जाता है, केंद्र काफ पाया जाता है ना, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहते हैं इसको, न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था, केंद्र काफ पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या था, केंद्र काफ पाया जाता है, और जीवाणु भी क्या आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु कोशिका है, उसमें क्या होता है, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है ना। जब केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा, आपका केंद्र काफ पाया जाएगा, है ना। ये आपका ना बहुत ज़्यादा VVI इंपोर्टेंट, अब की बार जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन हुआ था 2025 में, इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, कुछ टाइप का दिया हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ था। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, है ना, इससे पता चलता है कि अभी नया वाला जो NCERT है उसका भी एग्जाम में यूज हो रहा है। देखिए विशेषता, ठीक है ना, यह विशेषता उन्हें खमीर ईस्ट
प्रोटोजोआ शैवाल, कवक, पौधे और जंतुओं कोशिकाओं से क्या करती है, अलग करती है। समझिएगा, जो जीवाणु कोशिका में क्या होता है, केंद्रकाभ होते हैं, जो है ना केंद्रकाभ जो होते हैं ना, लेकिन ये क्या करते हैं, जो ये केंद्रकाभ है, इसीलिए है ना जो केंद्राभ जो जीवाणु है ना, तो जीवाणु में क्या पाया जाता है, केंद्रकाभ पाया जाता है। तो जीवाणु में केंद्रकाभ के कारण ही ईस्ट, प्रोटोजुआ, शैवाल और कवक क्या करते हैं, इसका कोशिका और उसका कोशिका क्या है, अलग है। हमने यहाँ कुछ कुल मूलभूत कोशिकाओं की संरचना पर विचार किया है। कोशिकाओं में अन्य घटक भी होते हैं। अन्य घटक कहने का मतलब क्या, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब होते हैं। तो इनके विषय में आप कुछ कक्षाओं में सीखेंगे, जो आप 11-12 में जाएंगे, 9th में जाएंगे तो वहाँ पे और सीखेंगे। उपकोशिकीय घटकों को देखने के लिए हम उच्च आवर्धन वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है ना। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कोशिका को लगभग है ना 10 लाख गुना आवर्धित कर देता है। समझिएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, एक जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग है ना कोशिका का 10 लाख गुना बड़ा करके देख सकते हैं। और मतलब क्या होता है, बड़ा करना, ठीक है ना, जिससे हम कोशिका में विद्यमान अधिकांश संरचना देख सकते हैं। जब हम 10 लाख गुना बड़ा कर देंगे कोशिका को, तो उसमें जितना भी संरचना है सभी को हम लोग क्या करेंगे, देख पाएंगे। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्मजीव सहित सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से क्या बने होते हैं। इनकी कोशिकाएं ओमाप होती है। ओमाप आकार, संरचनाएं और भिन्न होती है, इसको मापा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। पादप और जंतु कोशिकाओं में भी कुछ विभिन्नताएं होती है। जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या होती है, विभिन्न होती है। जैसे कि पादप कोशिका में आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जो जंतु कोशिका है ना, तो जंतु कोशिका में आपका कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाएगा। जो पादप कोशिका है ना, तो पादप कोशिका में क्या होता है, ये पहला जो लेयर होता है, पहला लेयर हो गया आपका भित्ति, कोशिका भित्ति होता है, और जो अंदर वाला लेयर होता है ये झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली। तो पादप कोशिका में क्या होता है कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, सिर्फ आपका कोशिका झिल्ली पाया जाता है। इसी प्रकार है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या होता है, दोनों में विभिन्नताएं, अलग अलग गुण पाया जाता है। इन विभिन्नताओं को समझने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि जीव किस प्रकार भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। इस अध्याय में हमने लाभकारी सूक्ष्मजीवों के विषय में सीखा है, और कुछ सूक्ष्मजीव है ना, कुछ सूक्ष्मजीव ऐसा भी है जो पौधे मनुष्य सहित है ना, पौधे मनुष्य सहित सभी जीव जंतु रोग के कारण बन सकते हैं। हम लोग अध्ययन में सूची द्वारा उत्पन्न कुछ रोगों के बारे में जानेंगे। हम लोग है ना, ये जो चैप्टर है आपका 2, जो एनसीईआरटी 8 क्लास का चैप्टर है 2, ये क्या वहीं पर खत्म हो गया। आज हम लोग बात करेंगे कल से एक नया चैप्टर पे, चैप्टर 3 पे बात करेंगे, 8 क्लास के चैप्टर 3, ठीक है। तो इस चैप्टर 3 पे बात करेंगे। चैप्टर 2 आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, और अगर कुछ परेशानी है तो आप लोग बताइए, ठीक है। हम और अच्छा से आप लोग के लिए वीडियो लाएंगे, जिससे कि अच्छा से प्रोवाइड, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे बताइए भी केंद्र का आपको ड्यूटी कोशिका में केंद्र का आप नहीं पाया जाता है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन वहाँ क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जीवाणु कोशिका है ना, जो जीवाणु है, जीवाणु आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आएगा, तो इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन है ना जीवाणु कोशिका में भी वही होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाएगा, उसमें सिर्फ केंद्र का पाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ये जो है ना, जो ये बिंदु है, इस बिंदु को देख लेते हैं, तो उसका हम लोग फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो सूक्ष्म जीव छोटे आकार के जीव होते हैं, और उन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव है ना, बहुत छोटा होता है, उसका सूक्ष्मदर्शी के बिना हम लोग नहीं देख सकते हैं। सभी सूक्ष्म जीव सभी प्रकार के वातावरण में, यहाँ तक कि पौधों एवं जंतुओं के शरीर में भी रह सकते हैं। जितना भी सूक्ष्म जीव है ना, ये सभी प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं, पौधे और जंतु में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट आपका सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जीवाणु होते हैं, एक कोशिकीय होगा, बहुकोशिकीय होगा। जैसे कि जीवाणु जीवाणु क्या आपका एक कोशिकीय है, और जो प्रोटोजोआ है ना, जीवाणु और प्रोटोजोआ क्या आपका एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु प्रोटोजोआ क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। कवक है ना, कवक आपका एक कोशिकीय भी होता है, और क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है ना। से एक कोशिकीय आपका क्या हुआ, इष्ट हो गया एक कोशिकीय, और आपका जो इष्ट हो गया एक कोशिकीय, और जो फफूंदी है ये आपका बहुकोशिकीय होता है, समझिएगा। तो कवक क्या होता है आपका एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय में आपका क्या आ जाएगा, खमीर आ जाएगा। एक कोशिकीय में क्या आ जाएगा, खमीर आ जाएगा, जिसको इष्ट बोलते हैं।
और जो बहुकोशिकीय है इसमें क्या आ जाएगा, फुफुंदी आ जाएगा, फुफुंदी, फुफुंदी आ जाएगा बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय कवक कौन हो गया, फुफुंदी, बहुकोशिकीय कवक फुफुंदी, एक कोशिकीय कवक खमीर। जबकि पादप जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, जबकि क्या होता है पादप और जो होते हैं और जंतु होते हैं ये क्या तब का बहुकोशिकीय होते हैं, है ना। जबकि पादप और जंतु जो होते हैं ये क्या तब का बहुकोशिकीय होते हैं। तो इनकी कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। क्यों, क्योंकि बहुत सारा कोशिका मिल करके क्या करते हैं, हम लोग के शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। तो सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। एक कोशिका में विभिन्न घटक, घटक मतलब क्या, अलग अलग तरह के पदार्थ पाए जाते हैं जो जीवों को उनके कार्य संपन्न करने एवं जीवित रहने में सहायता करते हैं। जितना भी कोशिका है ना, जितना भी घटक है वो सभी अलग अलग तरह के कार्य करते हैं और जीव का जितना भी कार्य होते हैं सबका क्या करते हैं, सहायता करते हैं। नेक्स्ट आपका कि एक सामान्य कोशिका, एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है जो कोशिका द्रव्य से क्या होती है, भरी होती है। जो सामान्य कोशिका, एक नॉर्मल कोशिका है, एक कोशिका झिल्ली से क्या होता है, एक कोशिका झिल्ली हो, एक कोशिका झिल्ली से क्या होता है, घिरा होता है। इसके अंदर है ना आपका कोशिका द्रव्य पाया जाता है, धनजीवा इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और इसी कोशिका द्रव्य में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी ये सब क्या पाया जाता है, ठीक है। और इसका ये क्या है, केंद्रक हो गया। अभी की अभी है ना, और इसमें एक केंद्रक भी होता है जो बताए पादप कवक और जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अधिक आवरण होता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। हाँ जी, जितना भी पादप कोशिका है, तो ये पादप कोशिका हो गया, कवक कोशिका हो गया और जीवाणु कोशिका। इसमें से पहला है ना, पहला लेयर होता है आपका क्या, भित्ति होता है, भित्ति होता है। और भित्ति के जस्ट बाहर एक है ना, भित्ति के जस्ट अंदर एक और है ना, एक और लेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। धन तो पादप कोशिका में, कवक में और जीवाणु में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। देखिए जीवाणु में एक स्पष्ट केंद्रक है ना, केंद्रक का अभाव होता है। जो जीवाणु कोशिका है उसमें केंद्रक का क्या अभाव होता है, इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक का पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक का पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या, कोशिका का आकार और माप भिन्न होती है। कोशिका जो मापा जाता है ना वो क्या था, उसका वो माप है, वो क्या है उसको, उसका जो माप है ना वो माप होता है। मतलब क्या, उसका माप को हम लोग अंदाजा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा माप होता है कोशिका का, ठीक है, आकार का। उनका आकार एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों संबंधित होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। ये सब क्या सूक्ष्मजीव है। विषाणु भी एक प्रकार का छोटे होते हैं और परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे केवल परपोषी और जीव के भीतर प्रजनन करते हैं। जीवाणु क्या करते हैं, सजीव के भीतर वो अपना शरीर को प्रजनन करेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, उसका शरीर कोशिका का बना हुआ नहीं होता है। तो आज तक यहीं रखते हैं, ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो गया। हम लोग फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये पॉइंट है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बोला गया है कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए क्या लाभदायक अथवा हानिकारक दोनों होते हैं। हमें शरीर के लिए लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। कुछ सूक्ष्म जीव पौधे जंतुओं को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं और पर्यावरण क्या स्वच्छ बनाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मटर, सेम, मसूर जैसे फलियों की मूल ग्रंथि करने का मतलब क्या, जड़ की ग्रंथि में रहते हैं और वे नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं और मृदा क्या करते हैं, उर्वरता को बढ़ाते हैं। खमीर, खमीर एक प्रकार का कवक है। अनधिक खमीर क्या एक प्रकार का कवक है जिसका उपयोग परोठी, ब्रेड, पेस्ट्री, इडली, डोसा, भटूरे बनाने में किया जाता है। लैक्टोबैसिलस का उपयोग दही बनाने में किया जाता है और उसका खाद्य निर्माण प्रक्रिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद फिर हम लोग है ना आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्लास चैप्टर 3 में मिलेंगे। चलिए आज इंटर रखते हैं। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए।